Hello everyone, I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series. In this series, I pick up two important editorials from The Hindu and Indian Express, explain them in concise and simple manner and also do some value addition from my side, जैसे कि उसमें additional dimensions open up करना, adding some quote by UN Secretary General, national या फिर international initiatives को cite करना. So today I have picked up two editorials, one from The Hindu and another from Indian Express. ठीक है, तो द हिंदू से जो है इट इज अबाउट डीकार्बनाइजिंग द लॉजिस्टिक सेक्टर. ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर से जो हमारी कार्बन एमिशन हो रहे हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस इट इज रिगार्डिंग टैकलिंग टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी स्पेशली अमंग द यूथ. ठीक है, टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सो यू कैन गेट इट फ्रॉम वेब सीरीज लाइक मिर्जापुर, या फिर आप अपने आसपास में जैसे देख सकते हैं. इट्स लाइक कि कोटा फैक्ट्री में आप देख सकते हैं मर्द बन रो मत. ठीक है, देन देयर वाज सम वेब सीरीज जहाँ पर जैसे कोई पर्सन होता है वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड होता है अपने सन से. ठीक है, और लाइक ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब बेसिकली इट्स लाइक कि आप मर्द बनो रो मत. ठीक है, जैसे मिर्जापुर में इट इज लाइक ग्लोरीफाइंग. ठीक है, मैन को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो फॉर यूजिंग गन्स वायलेंस एक्सेट्रा, वेमेन को एज ट्रोफीज देखा जा रहा है. सो दिस इज टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी. ठीक है, इसको कैसे टैकल कर सकते हैं अमंग यंग एडोलेसेंट्स, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, ये सब बातें की गई हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी. चलिए, तो ठीक है, तो द अडोलेसेंट एट होम. ठीक है, तो हमारे जो यंग है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. तो अडोलेसेंस वन कंसीडर्ड अ केयर फ्री फ्रेज. सॉरी, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या डायमेंशन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग अडोलेसेंट्स पर्टिकुलरली यंग बॉयज आर इमर्जिंग एज अ साइलेंट क्राइसिस इन इंडिया. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली अमंग यंग एडोलसेंट्स एक इमर्जिंग चैलेंज बन रहा है. इसके कॉजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. सो लेट्स डिस्कस. तो एडोलसेंस पहले जो एक केयर फ्री फेज माना जाता था, ठीक है, अभी टर्न इनटू अ प्रेशर लेडन जर्नी मार्क्ड बाय एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस. आईआईटी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है आपको, यू हैव टू गेट इनटू सम गुड एनएलयू. सो एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया स्क्रूटनी जो हमारी जेंजी है. ठीक है, सोशल मीडिया पे भी उनको अच्छा दिखना है पूरा, दे शुड हैव आईफोन और देयर लाइफ एकदम एस्थेटिक एस्थेटिक पिक्चर्स होनी चाहिए, एस्थेटिक कैफे में जाना चाहिए. सो दैट इज सोशल मीडिया स्क्रूटनी. इमोशनल टर्मोइल. ठीक है, दिस इज रीसेंट एडिटोरियल बाय गौरव गोगोई इन द इंडियन एक्सप्रेस. इट हाईलाइट्स द ग्रोइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस अमंग इंडियन यूथ. ठीक है, तो इंडियन यूथ के जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस वो लोग फेस कर रहे हैं, ये एडिटोरियल हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है. amid rising cases of student suicides. ठीक है, कोटा में हम आए दिन सुनते रहते हैं स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं. इमोशनल सप्रेशन, डिजिटल स्ट्रेस, जैसे कि अभी रिसेंटली जो एक फॉरेन वेब सीरीज आई है दैट इज अडोलेसेंट. ठीक है, उसमें इस तरह के इश्यूज दिखाए गए हैं और जो हमारे राइटर हैं उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया. उन्होंने एडोलेसेंट वेब सीरीज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. कोविड-19 पेंडेमिक इसने फर्दर एग्जैजरबेट किए हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज. क्यों? आपने हमेशा देखा होगा, मैं हमेशा बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल. सोशल एनिमल मतलब हम आपस में बातचीत करेंगे, अपने दुख दर्द बांटेंगे तो वो कम हो जाएगा. बट कोविड पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, बच्चों को घर पे रहना पड़ा. दे कुड नॉट मीट देयर फ्रेंड्स, दे कुड नॉट मीट देयर टीचर्स एक्सेट्रा. सो उससे क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन हो गया. ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया, डिजिटल डिपेंडेंस इनफैक्ट बढ़ गई, द यूज ऑफ इंस्टाग्राम, द यूज ऑफ यूट्यूब. ठीक है, एंड मल्टीपल अदर, शायद जिनके मुझे नाम भी नहीं पता होंगे. हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड टू एड्रेस दिस साइलेंट एपिडेमिक. ठीक है, तो ये सब हाईलाइट कर रहा है कि ये जो मेंटल हेल्थ चैलेंज, ये जो एपिडेमिक है, इसको हमें जल्द से जल्द इसके अगेंस्ट कुछ, इसको नॉट अगेंस्ट, टू टैकल इट वी हैव टू टेक सम एक्शन. है ना. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि कितना, किस लेवल तक ये इशू पहुंच चुका है. ओवर 40,000 स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया इन द पास्ट 5 years. एनसीआरबी का डेटा है ये. नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के हिसाब से 1 in 10 एडोलसेंट सफर्स फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर. इंडिया का हेल्थ बजट एलोकेट्स, जो कि सिर्फ 0.5% मेंटल हेल्थ सर्विसेज पे एलोकेट कर रहे हैं. डब्ल्यूएचओ के डेटा है कि सुसाइड जो है वो फोर्थ लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ अमंग 15 to 29 year olds ग्लोबली. सो दिस डेटा शोज कि हाँ, ये काफी ज्यादा ग्लेयरिंग इशू हो गया है जिसको हमें डील करने की जरूरत है.
ना इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट इज डेफिनेटली एकेडमिक प्रेशर एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी। लाइक इफ आई टेल यू नियर माय नेबरहुड आई ऑलवेज सी लाइक बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, 9th 10th का बच्चा स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आते ही खाना भी नहीं खा पा रहा है, कोचिंग जा रहा है, आईआईटी क्रैक करना है। 11th क्लास के बच्चे जस्ट 15 और 16 ईयर ओल्ड, उसके ऊपर इतना प्रेशर है, ठीक है, अच्छा कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, मम्मी पापा का प्रेशर है, सो दैट इज बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। Competitive exams and parental expectations drive chronic stress and burnout. Example, suicide cases in Kota, Rajasthan among engineering or medical aspirants. Okay, so that is there. देन नेक्स्ट इज डिजिटल आइसोलेशन एंड सोशल मीडिया। तो लॉकडाउन ने क्या किया? सोशल इंटरेक्शंस को शिफ्ट कर दिया टू स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। इंटेंसिफाइंग कंपैरिजन, उसके पापा थाईलैंड ले गए, हम हमारे पापा कब ले जाएंगे? ओके, सो दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम कैन वर्सन बॉडी इमेज इश्यूज। ओके, दैट इज बॉडी इमेज लाइक बॉडी शेमिंग, ठीक है। चलो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इन्फ्लुएंसर्स, कई बार कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना वो इस तरह का मत बन, रो मत, इमोशनल सप्रेशन अमंग बॉयज, ठीक है। तो इट्स लाइक छोटा बच्चा है, 13 साल 14 साल का, वो तो रो ही सकता है, कोई भी रो सकता है। ओके, इट इज ए ह्यूमन इमोशन। तो सीकिंग हेल्प, इनफैक्ट हाँ, ऐसे मेंटल हेल्थ हेल्प या ये सब इसको स्टिग्मेटाइज किया गया है। लाइक अगर मैं अपने घर पे बताऊं तो इट्स लाइक अगर कभी कोई बोले कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो लोग बोलते तुम पागल नहीं हो। बट सिर्फ पागल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। आपको स्ट्रेस हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, देर आर अदर टाइप ऑफ इश्यूज एज वेल। सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि मुझे किसी नॉर्मल फिजिशियन के पास जाना है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे मुझे हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। नॉर्मली भी मैं विजिट कर सकती हूँ ना डॉक्टर को किसी छोटे मोटे इशू के लिए। चलो, देन इमोशनल लिटरेसी नहीं है स्कूल्स में, ठीक है, कि इमोशनल इंटेलिजेंस। देन मेंटल हेल्थ एक टैबू टॉपिक रहता है। तो ये कुछ कॉजेस है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू है। देन पुअर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास उतने अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। जैसे कि इंडिया हैज ओनली 0.75 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पीपल अगेंस्ट डब्ल्यू एच रिकमेंडेशन ऑफ 3 पर 1 लाख, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 0.75 है अगेंस्ट डब्ल्यू एच रिकमेंडेशन ऑफ 3। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर कि आपको ना ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ पर इस डिस्कशन को बस पैसिवली सुन रहे हो, इसको एक्टिवली सुनो। यहीं पर याद कर लो, इंडिया के पास कितने? 0.75, डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन क्या है? 3। ओके, अगर कॉजेज को हम रिकॉल करने की कोशिश करें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए नहीं है, मेंटल हेल्थ को टैबू देखा जाता है, डिजिटल आइसोलेशन है। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कॉजेज। अपने आसपास अगर आप सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो भी आपको यही कॉजेज लगेंगे। तो किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करो, रिलेटेबल बनाओ और धीमे धीमे उसको, और ज्यादा से ज्यादा जितना डिस्कशन से आप याद करने की कोशिश करोगे उतना बेटर है। देन क्या क्या चैलेंजेस है? अगेन सोशल स्टिग्मा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट फंडिंग पॉलिसी, जैसे कि अभी हमने देखा कितना बजट दे रही है गवर्नमेंट, 0.5%, ठीक है, तो बहुत कम है। मेंटल हेल्थ एक्ट प्रोग्रेसिव है बट ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन नहीं है, इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम है। जैसे कि आई वाज वंडरिंग कि गवर्नमेंट ने माइक्रो प्लास्टिक बैन कर दिया बट एवरीवेयर आई कैन फाइंड पॉलिथिन। हम लोग कितने वरीड थे कि अब पॉलिथिन नहीं मिलेगी, मेरी मम्मी घर में इकट्ठे करी जा रही है पॉलिथिन की, अब बैन होने वाली है। इट इज इजीली अभी भी मिल रही है आराम से, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। रूरल अर्बन डिवाइड इन एक्सेस, रूरल रूरल यूथ ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि वहां पे और कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनविजिबिलिटी ऑफ अडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में इस चीज की बात ही नहीं हो रही है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ इन स्कूल करिकुला, प्रिवेंटिव काउंसलिंग, इमोशनल एजुकेशन। मतलब देखो, आप इस चीज का वेट मत करो कि बच्चा खुद से आए कि हाँ शायद मुझे कुछ इशू है, आप पहले से ही थोड़ी थोड़ी चीजें बताने लगो। ओके, मेंटल वेलनेस पीरियड्स आप थोड़ा बहुत की इस तरह से, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट हैप्पीनेस करिकुलम टीचर्स इमोशनल वेलबींग, दिस इज प्रोएक्टिव मेजर्स। देन टीचर्स और पेरेंट्स को सेंसिटाइजेशन, टीचर्स पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ यू हैव टू डील विद इट। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हेल्प adults recognize symptoms of mental illness, normalize conversations on mental health, जैसे कि हम मास मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोन्स लिव लव लाव फाउंडेशन रेजेस अवेयरनेस। ओके, देन प्रमोट हेल्दी मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक नैरेटिव्स को आप चैलेंज करो। ओके, इमोशनल ऑनेस्टी अमंग बॉयज, जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी एंड सेफ्टी। अब हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट देखो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी वो ले रहे हैं। जैसे कि मनोदर्पण इनिशिएटिव है जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है स्टूडेंट टीचर्स एंड फैमिलीज को। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है हमारे पास। ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएचओ का कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ईयर याद हो, ठीक है। फिर हमारे पास यूएन यूनिसेफ भी इस पे वर्क करता रहता है, यूके का मेंटल हेल्थ इन स्कूल प्रोग्राम है एक्सेट्रा। देन मेंटल हेल्थ सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है।
Editorial rightly notes India is at crossroads. We can either ignore the signs or act with courage and compassion. ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आप अपने कंक्लूजन में यूज करते हो, इट कैन फार इंप्रूव योर आंसर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, डू यूज इट। ओके, मेंटल हेल्थ इज एट द कोर ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, इट डिटरमाइंस हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट एज वी कोप विद लाइफ। इसीलिए India must listen and act to secure the future of its young citizens. ठीक है, so this was all about the mental health editorial. Now let us come to the next editorial. ये इसका माइंड मैप है। ठीक है, तो फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। मैग्नीट्यूड क्या क्या है, 40,000 से ज्यादा बच्चों ने, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है लास्ट 5 ईयर में। किसका डेटा है, एनसीआरबी का। ठीक है, 1 in 10 adolescent with mental disorder, देन लेस देन 0.5%, और फिर डब्ल्यूएचओ भी बता रहे हैं फोर्थ लीडिंग कॉज है ये। फिर कॉजेस क्या क्या, एकेडमिक प्रेशर, डिजिटल स्ट्रेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। फिर चैलेंजेस, सोशल स्टिग्मा, फंडिंग नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड है। वे फॉरवर्ड हमने देखा कि स्कूल के करिकुलम में आप इंटीग्रेट करो, सेंसिटाइज करो, नॉर्मलाइज करो। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स हमने कुछ देखे, जैसे कि मनोदर्पण, फिर ग्लोबल लेवल पे डब्ल्यूएचओ का है, यूनिसेफ का है एक्सेट्रा। ओके, सो दैट इज देयर। कंक्लूजन में हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक स्टेटमेंट देख लिया कि मेंटल हेल्थ जो है वो कोर पे है, इसीलिए इंडिया को अब एक्ट करना चाहिए। ओके, अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा, तो एटलीस्ट यू जस्ट कोट दैट यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज आल्सो हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ टैकलिंग मेंटल हेल्थ, हेंस इंडिया मस्ट टेक एक्शन टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इट्स यंग सिटीजन्स। चलो, नाउ स्टीयरिंग द डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, सो दैट इज डीकार्बनाइज करना है हमें इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को। कहां पर हम क्या मतलब कहां पर हम लॉजिस्टिक सेक्टर से एमिशन कम कर सकते हैं, वेदर इट इज रोडवेज या फिर हमारा वाटरवेज है, कहाँ से हम कम कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें बात हुई, ये सब बातें इसमें हुई है। ओके, डीकार्बनाइजिंग इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या कह रहा है कि इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को डीकार्बनाइज करना इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसको रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कीजिए, कॉजेज बताइए, चैलेंजेस बताइए और वे फॉरवर्ड बताइए, और रेलिवेंट नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव। दिस इज समथिंग दैट आई हैव एडेड फ्रॉम माय साइड। एडिटोरियल में थोड़ी बहुत बात हुई होगी इसकी, बट नॉट थरोली। Okay, now India's commitment to becoming a developed nation by 2047 under the Viksit Bharat vision requires a strong, inclusive and sustainable logistic ecosystem. So it is saying अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनना है तो एक strong, inclusive और sustainable logistics ecosystem होना चाहिए। Logistics sector currently one of the most carbon intensive, सबसे ज्यादा carbon intensive हो रखा है। इसको ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है टू अलाइन विद इंडिया टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो। नेट जीरो बनना है आपको 2070 तक। कमेंट सेक्शन में सब लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नेट जीरो। नेट जीरो क्या होता है, ये कुछ मेहनत तुम लोग भी करो थोड़ी। नाउ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, लॉजिस्टिक सेक्टर कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लास्ट माइल डिलीवरी, लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब जैसे कि ट्रक आपका सामान इधर से उधर पहुंचा रहा है, फ्लाइट, वाटरवेज, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सब लॉजिस्टिक्स होता है। ठीक है, आईईए 2020, इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर अलोन अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसमें कि रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है कार्बन एमिशन, रोड ट्रांसपोर्ट से। राइजिंग ई कॉमर्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीकार्बनाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेस क्या क्या है, हैवी डिपेंडेंस। हमने देखा रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा एमिशंस कर रहा है और हमारा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। ओवर 70% ऑफ फ्लाइट एंड 90% ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट से होता है हमारा। ठीक है, और रोड ट्रांसपोर्ट हेवीली रिलायंट है फॉसिल फ्यूल्स पे। ट्रक्स अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 38% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इसमें बहुत ज्यादा डेटा दिया है, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 याद कर लो, जैसे कि 70%, 90% ये सब रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है और वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहा है। देन इनएफिशिएंट वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसेज जो है मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कूलिंग, वेयर हाउस मतलब जैसे कि आलू बहुत ज्यादा उगाया तो ज्यादा जो सरप्लस आलू है उसको कहाँ रखेंगे, फिर उसकी कूलिंग, लाइटिंग, इस सब में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। फिर अंडर यूटिलाइज, जो रेल और इनलैंड वाटरवेज है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सिग्निफिकेंटली लेस कार्बन डाइऑक्साइड बट शेयर इन फ्लाइट ट्रांसपोर्ट रिमेन्स लो। तो जो रेल और इनलैंड वाटरवेज हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फ्लाइट ट्रांसपोर्ट में हम उसको इतना यूज नहीं कर रहे। कोस्टल एंड इनलैंड और वाटरवेज अकाउंट फॉर जस्ट 4% ऑफ लॉजिस्टिक। So this is how you substantiate your argument, by using statistics, by using examples, by using global best practices, by using reports। ठीक है, ये सब आप कोट करोगे तभी तो आर्ग्यूमेंट में बात बनेगी। मैं आपको वेगली कुछ बोल दूं और साथ में मैं उसके अगर एक स्टैट्स दे दूं कि देखो कोस्टल इनलैंड वाटरवेज तो बस 4% यूज करें, तो आपको ज्यादा बात समझ आएगी, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब भी हम आपको बताते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बताते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस की देखो इससे 18 क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए पॉलिटी इंपॉर्टेंट है।
तो सेम यार, तुम्हें भी एग्जामिनर को अपनी बात कुछ स्टैट्स देके समझाओ। एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दो लिमिटेड इन वॉल्यूम, एविएशन हाईली कार्बन इंटेंसिव है ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन रिफाइंड फॉसिल फ्यूल्स। अब चैलेंजेस क्या क्या है, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है हमारी ऑलरेडी रोड्स पे, इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मतलब बेसिकली मल्टीपल मोड्स यूज करने के लिए, लाइक वाटरवेज, रेलवेज एक्सेट्रा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर हाई कॉस्ट और टाइम भी लगता है रेलवे या फिर वाटरवेज से। हाई कॉस्ट ऑफ, अगर ग्रीन ट्रांजिशन हमें करना है, हाइड्रोजन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए भी हाई कॉस्ट है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्राइट व्हीकल्स, रिन्यूएबल वेयर हाउसेज, ग्रीन फ्यूल, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट। फिर टेक्नोलॉजी और पॉलिसी गैप्स, हमारे पास इतनी क्लीन टेक्नोलॉजीज नहीं है, लाइक ईवी, हाइड्रोजन, एलएनजी। पॉलिसी में भी इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही है। देन ग्लोबल चैलेंजेस है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, शिपिंग एमिशंस मस्ट रिड्यूस बाय 50% बाय 2050। ठीक है, ये आईएमओ ने बोला है। एविएशन रिमेन्स हार्ड टू डीकार्बोनाइज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, हमारे पास इतनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रहे कि कैसे क्लीन सोर्सेज हम एविएशन में यूज करें। तो वहां से तो कार्बन एमिशंस हो गई। देन वे फॉरवर्ड क्या है, रोड से रेल पे शिफ्ट हो जाओ भाई, वो कार्बन इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, तो आप वहां शिफ्ट हो जाइए, जैसे कि चाइना और यूएसए में, जहां पर रेल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 50% ऑफ फ्राइट मूवमेंट, इंडिया भी अपना रेल फ्राइट एक्सपैंड कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दो आप रोड फ्राइट, मतलब जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर लो, पायलट प्रोजेक्ट्स, दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक कॉरिडोर, फ्राइट ट्रक शो प्रॉमिस, यूज ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स अलोंग हाईवेज कैन रिड्यूस डीजल डिपेंडेंस। ग्रीन वेयर हाउसिंग आप प्रमोट करो, सोलर, विंड, जियोथर्मल, लीड या फिर ग्रह रेटिंग्स आप अडॉप्ट कर लो। मैरीटाइम एविएशन फ्यूल्स में क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, जैसे कि एलएनजी, बायोफ्यूल्स, मिथनॉल, अमोनिया एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक या फिर सोलर बोट्स प्रमोट करो, आर एंड डी कर सकते हैं। पॉलिसी पुश की जरूरत है हमको एक। ना व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट आर ऑलरेडी टेकन, जैसे कि हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है जो कि क्लीनर टेक्नोलॉजीज या फिर क्लीनर फ्यूल्स को प्रमोट करती है। देन वी हैव गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है, जो अगेन बात कर रहा है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और एमिशंस को कैसे कम कर सकते हैं। फेम स्कीम विच इज फोकसिंग अपॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर हमारे जो आईएमओ टारगेट्स हैं, दिस इज इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो कि बात कर रहे हैं कि आपको 50% तक कम करो बाय 2050। देन वी हैव यूएन एसडीजी 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन, एंड एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच कॉल्स फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। एसडीजीज आपको याद भी होने चाहिए, एसडीजी 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों का इनफैक्ट होमवर्क है, एसडीजी 1 से लेके एसडीजी 17 सारे आपको याद करने हैं कल तक। कल तक सबको सारे एसडीजीज याद होने चाहिए, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, नाउ कंक्लूजन। Decarbonizing logistics is not just an environmental need but an economic imperative for a resilient future ready India। ठीक है, तो अगर इंडिया को रेजिलियंट बनना है, फ्यूचर रेडी बनना है, तो डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा आपको अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से आप हेल्प लो, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इंप्रूव करो, जिससे कि हम यूनाइटेड नेशंस का टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2050 या इंडिया इटसेल्फ का नेट जीरो गोल 2070 तक पहुंच सके। ये माइंड मैप हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, 13% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ई कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब बढ़ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में और ज्यादा जरूरी है। नाउ कॉजेज क्या क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंस है, ठीक है, फिर हायर कॉस्ट है, उसके बाद वेयर हाउसिंग इनएफिशिएंट है। चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं हमारे, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी गैप्स, ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन प्रेशर्स एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड क्या है, रेल ट्रांसपोर्ट यूज करो, ग्रीनर वेयर हाई हाउसिंग आप यूज कर सकते हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ओके। देन हम इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स क्या क्या ले चुकी है ऑलरेडी गवर्नमेंट, वी हैव द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, वी हैव पीएम गति शक्ति प्लान, वी हैव फेम स्कीम। ग्लोबल लेवल पे हमारे पास यूएन एसडीजीज है, एसडीजी 13 एंड एसडीजी 9, ओके। So that was all for today. It's great interacting with all of you through this initiative. Do let me know any other idea that you have, और किस चीज पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, do let me know in the comment section. At last I would like to tell all of you कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप में मिल जाएगी। Stay connected, keep studying, keep working hard. Good luck.